नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो भारतीय इतिहास के लगभग 10,000 प्रश्नों का एक संकलन है। इस संकलन को हम आपके सामने छोटे छोटे हिस्सों में करके प्रस्तुत करेंगे ताकि आप जो चीज़ें देखें सुने वो आपके दिमाग में फिट होती जाएं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जल्दी से कर लें और साथ में बेल बटन भी दबा दें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो ये संग्रह शुरू हो रहा है, इसका पहला प्रश्न है, वैदिक काल में पनी नाम से जाने जाने वाले समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में पनी नाम किनका था? पनी नाम से जाने जाते थे व्यापारियों का समूह। तो व्यापारी का मुख्य व्यवसाय क्या हो सकता है? व्यापार हो सकता है। तो इसका उत्तर है व्यापार। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो संगम युग में जो तमिलों के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता थे उनका नाम था मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला जो सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है कि ये कव्वाली शैली के जन्मदाता हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर की मृत्यु के पश्चात इनकी समाधि कहाँ बनाई गई है? कबीर की समाधि बनाई गई है मगहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? देखिए, अकबरनामा के जो लेखक थे अबुल फजल, इनकी हत्या की थी वीर सिंह देव बुंदेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो इन्होंने दंड दिया था गुरु अर्जुन देव को। हम लोग जानते हैं कि जहांगीर ने एक सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। लेकिन इन्हें मृत्युदंड क्यों दिया था? तो इसका कारण यही है कि विद्रोही हो चुके शहजादे खुसरो को गुरु अर्जुन देव ने आश्रय दिया था और इसी बात से नाराज होकर, खफा होकर जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? पांड्यों का उल्लेख करने वाला जो पहला विदेशी यात्री है वो था मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। इसी तरह से आगे हम बढ़ें तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो वत्स महाजनपद था इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। हम जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद थे। इनके महाजनपद के नाम और इनकी राजधानियों के नाम हमें बहुत आसानी से मिलते हैं, जिनमें से एक था वत्स, इन्हीं में से एक था मगध जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह, इन्हीं में से एक था अंग जिसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, तो इस तरह के महाजनपदों के नाम हमें और इनकी राजधानियों के नाम मिलते हैं। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी उदयन ने। उदयन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश जिसके बारे में हमें ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है, ऐतिहासिक स्रोत जिसके मिलते हैं, वो था हर्यक वंश। ऐसे बहुत जगहों पे आता है कि जो मगध का प्रथम राजवंश था वो बृहद्रथ वंश था।
ठीक है, लेकिन इसके विषय में हमें केवल और केवल महाभारत से पता चलता है, पुराणों से पता चलता है। ऐतिहासिक स्रोत इसके बारे में नहीं बताते। तो ऐतिहासिक स्रोतों से जो हमें पता चलता है उसके अनुसार हर्यक वंश ही मगध का पहला राजवंश था। अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? ये मुझे लगता है कि यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये होना चाहिए गृह त्याग। ठीक है, सॉरी। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग किया गया, घर का त्याग किया गया, इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को कहते थे अमीरे आखुर। अमीरे आखुर, अश्वशाला के प्रधान को कहते थे अमीरे आखुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी तथा पाहुल नाम के धर्माचार को किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह के बारे में विशेष बात यह है कि इनका जन्म हुआ था पटना में, और इनके जन्म के कारण ही पटना में हरमंदिर साहब, जो कि सिखों के 5 मुख्य तख्तों में से एक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, चोल वंश का संस्थापक था विजयालया। चोल वंश का संस्थापक था विजयालया। नेक्स्ट है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाने वाला शासक था शाहजहां। आगे देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, उसने अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस बात की जानकारी कौन से ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है महाभाष्य से। ठीक है, महाभाष्य से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही हम इतिहास का जनक भी कहते हैं। आगे नेक्स्ट है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं? तो देखिए, उत्तर रामचरित के लेखक हैं भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक हैं भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? यानी सीधा सीधा यहाँ पूछा जा रहा है कि किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो ये मित्रता की थी इन्होंने राजेंद्र प्रथम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सल्तनत काल में हक-ए-शर्ब क्या था? सल्तनत काल में हक-ए-शर्ब क्या था? हक-ए-शर्ब किसको कहते थे? सिंचाई कर को कहते थे हक-ए-शर्ब। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न अक्सर आ जाते हैं और वहाँ जाके हम उलझ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, नायाबे मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? नायब-ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? उत्तर है मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने सल्तनत काल में नायब-ए मामलिकात नाम के पद का सृजन किया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को मुगल काल में क्या कहते थे? इसको कहते थे शोहरते आम। शोहरते आम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो बंगाल के मीर कासिम जो नवाब बने थे, मीर कासिम
प्लासी के युद्ध के बाद जो मीर जाफ़र नवाब बने, फिर उनको हटा करके मीर कासिम को बनाया गया। तो इसी ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? ये कैसे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? देखिए, अभी हमें कुछ देर पहले मिला था प्रश्न कि किस ग्रंथ से ये पता चला था कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और इसका उत्तर था महाभाष्य से। यहाँ हमारा प्रश्न है कि किस अभिलेख से ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? इसका उत्तर है अयोध्या अभिलेख से। आगे चलते हैं। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो इसका उत्तर है 7 वर्गों में। ये 7 वर्ग कौन कौन थे? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। ये 7 वर्ग थे जिनमें पूरा का पूरा मौर्य समाज विभाजित था, ऐसा कहा है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, जिसको पेशावर भी कहते हैं, जो आज के पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय जिन्होंने राज सिंह की उपाधि धारण की थी, इन्होंने कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? इन्होंने कांची में निर्माण कराया कैलाश मंदिर का। ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? इन्होंने राज सिंह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये निर्माण कराया राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर की विशेषता ये भी है कि ये एकाश्मक है, यानी एक ही चट्टान को काट करके ये मंदिर बनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह के मकबरे की एक और खासियत है कि शेरशाह ने स्वयं अपने लिए ये मकबरा बनवाया था। उन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवाया था और उनकी मृत्यु के बाद उनको इसी में दफनाया गया। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सातवाहन वंश का महानतम शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। देखिए, सातवाहन वंश की जो संस्थापक था वो था सिमुक। और सातवाहन वंश की विशेषता क्या थी कि ये लोग अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे। जैसे यहाँ भी देखिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी है ना, इनकी माँ का नाम गौतमी था तो इन्होंने गौतमीपुत्र सातकर्णी अपना नाम रखा। इसी तरह से हमें मिलते हैं वशिष्ठीपुत्र। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम मिलते हैं जिसमें ये लोग अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे, अपनी माँ का नाम अपने नाम के पहले लगाया करते थे। आगे चलते हैं हम लोग। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? कौन से अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें विधि निर्माण के उद्देश्य से विधि निर्माण के लिए किसी भारतीय को अपॉइंट किया गया, यानी मनोनीत किया गया, चुन करके सदस्य बनाया गया? ये किया गया था भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल अभी हाल में काफ़ी चर्चा में भी रहा है। कारण ये है कि भारत का जो पहला समुद्र संग्रहालय बन रहा है वो लोथल में ही बन रहा है। तो ये लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। लोथल की एक विशेषता ये भी है कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने शुरू किया था? इसको शुरू किया था बलबन ने। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज की
शुरुआत की थी बलबन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? इसका उत्तर है विलियम बेंटिक के काल में। विलियम बेंटिक के समय अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, साथ ही साथ सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में भी अंग्रेजी को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण तो हम जानते हैं शाहजहां ने कराया था, लेकिन इसके अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? ये बनवाया गया था मौर्य वंश के काल में। सांची का स्तूप मौर्य वंश के काल में बनवाया गया। हम जानते हैं कि अशोका ने बहुत सारे स्तूप बनवाए थे, लगभग 84,000 स्तूप उन्होंने बनवाए थे। तो ये सांची का स्तूप भी मौर्य वंश के काल में ही बनवाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता अपनाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? इसका उत्तर है शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने भी अंतिम जो मौर्य सम्राट थे उनकी हत्या करके ही सत्ता अपनाई थी, और इनके वंश का अंत भी एक हत्या के द्वारा ही हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णन है कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों का। खारवेल जो थे ये कलिंग के राजा थे, इनकी उपलब्धियों के विषय में बताया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। आगे चले हम। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो आप जानते हैं सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। अगला प्रश्न है नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधारों में था, जो कि 1919 में इनकी रिपोर्ट आई थी। 1919 में ही इनको लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, और इसमें इन्होंने धन निकासी के सिद्धांत के बारे में बताया था। इसके अलावा आर.सी. दत्त ने भी पुस्तक लिखी थी, राणा डे जी ने भी लिखी थी, और इन लोगों ने भी इसी सिद्धांत को फाइनली आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में जो किले की सेना के खर्च के लिए, किले में जो सेना नियुक्त होती थी उसके खर्च के लिए जो ज़मीन निर्धारित की जाती थी उसको कहते थे मफरूज़। ठीक है, मफरूज़। मान लीजिए ये किला है, अब इस किले में जो सेना नियुक्त है, अगर उसके इस्तेमाल के लिए, उसके खर्च के लिए हमने इस ज़मीन को ये कर दिया, अलॉट कर दिया कि ये ज़मीन वही किले में जो सेना नियुक्त है वही यूज़ करेगी, तो इस ज़मीन को कहते थे मफरूज़। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? सल्तनत काल में जो प्रांत हुआ करते थे उनकी सेना कहलाती थी हश्मे अतराफ। हश्मे अतराफ। ठीक है, पूछा जाए कि हश्मे अतराफ सल्तनत काल में क्या था, तो ये सल्तनत कालीन प्रांत की सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध प्रदेश से आगे बढ़ने से किसने रोक दिया था? इसका उत्तर है नागभट्ट। यानी ग्वालियर अभिलेख ये कहता है कि जो अरबियंस आए थे हमारे यहाँ, वो सिंध से आगे इसलिए नहीं बढ़ सके क्योंकि नागभट्ट ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, इसी के साथ हम अपना आज का ये जो प्रश्नों का जो सीरीज़ है इसको समाप्त करते हैं। इस सीरीज़ में अगले प्रश्न आपको फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। जल्दी ही हम एक एक करके इस पूरे प्रश्न को समाप्त करेंगे, तो बेहतर होगा कि इसको आप ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और बार बार देखिए। अगर जी चाहे बार बार देखिए, या एक बार देख के नोट्स बना लीजिए और फिर उस नोट्स को बार बार पढ़िए। इससे क्या होगा कि ये इतने प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छे से परिचित हो जाएंगे। देखिए, याद करने की बात मैं कभी नहीं करती, क्योंकि याद करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन मेरे हिसाब से। हम एक आपको एग्जांपल देती हूँ। हम एक दूसरे को देखते हैं, रोज़ देखते हैं, है ना, और
हम एक दूसरे का चेहरा कहाँ याद करते हैं बैठ के, लेकिन चेहरा पहचान जाते हैं। कैसे? क्योंकि एक ही चीज़ को हम जब बार बार देखते हैं तो उससे हमारा एक एक लिंक बन जाता है, एक पहचान हो जाती है। तो उसी तरह से प्रश्नों को पहचान लीजिए, पॉइंट्स को पहचान लीजिए, तथ्यों से पहचान बना लीजिए। आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस एक नज़र देखना ही काफ़ी होगा। ठीक है? तो और वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो ज़रा दिल से उछालो यारो। वही बात है, आप कोशिश करके देखिए, आप निश्चित रूप से आप हम सभी लोग सफल हो सकते हैं। सबके अंदर वो स्टेमिना है, सबके अंदर वो शक्ति है जो हमें सफलता के मार्ग पर आगे की तरफ ले जाएगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।